है कि इफ़ ए हमें एक सेट गिवन है ना 2 4 6, क्या गिवन है, हमें एक सेट गिवन है 2 4 6, और करा आर एक हमें गिवन है, रिलेशन गिवन है, एक हमें उसमें समुच्चय गिवन है ना, एक संबंध गिवन है। तो कह रहा है बताओ को किस टाइप रिलेशन गिवन है कि आर इक्वल टू 4 4 2 4 6 एंड 6 4 गिवन है। तो कह रहा है बताओ कि ये किस टाइप का है ना, कह रहा है ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, है ना, ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा ये बताना है आपको। तो जल्दी बताओ किस टाइप का, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें जो रिलेशन गिवन है वो आर में गिवन है। अब आर में कैसे गिवन, देखो ध्यान देते हैं ना उसमें क्वेश्चन में क्या जो आर में रिलेशन गिवन है वो कैसा गिवन, देखो गिवन 2 4, ठीक, फिर मिल गया उसका हमें 4 2 मिल गया, फिर इसके बाद लिखा है हमारा 4 6 है, और क्या मिल गया हमारा यहाँ पर हमें 6 4 है, ठीक है। इस टाइप का हमें रिलेशनशिप गिवन है। अब बताओ इस टाइप का रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इस टाइप की रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो 2 का 4 मिल रहा है तो 4 का 2 भी मिल गया, ठीक है। 4 का 6 मिल रहा है तो 6 का 4 ही मिल गया। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं, याद रखना कि अगर ए का ए मिलता है तो हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, हम बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव को हम लोग बोलते हैं समतुल्य बोलते हैं। अगर ए का बी मिल गया और बी का ए मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, है ना। ए का बी मिल गया, बी का ए मिल गया तो बोलेंगे कैसा है, ये सिमेट्रिक है, मतलब सममित है, ठीक। और अगर हमें ए का बी मिल रहा है और बी का सी मिल जाए सच दैट कि फिर हमें ए का सी मिल जाएगा, अगर सब है तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव बोलते हैं, इसको हम संक्रामक बोलते हैं। तो किस टाइप का है, ये हमारा सिमेट्रिक टाइप का रिलेशनशिप है, यानी ऑप्शन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक हमें सेट गिवन है ना, ए बी सी, उसका बीच हमें एक संबंध गिवन है, एक रिलेशनशिप गिवन है। क्या गिवन है, ए बी, ए सी और बी सी। तो कर बताओ ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, है ना, ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। देखो ए है, सिर्फ ए दिख रहा है ना, ए भी है, बी तो नहीं है, सी भी नहीं है, या कुछ तो गिवन नहीं है। तो पहली बात है कि ये तो हमारा रिफ्लेक्शन होने वाला है नहीं। बात करते हैं अगर ए का बी है तो बी का ए भी मिलना चाहिए, ये भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो तो हमें दिखेगा कि अगर ए का बी है ना, ए भी मिला और बी सी मिला, तो फिर क्या मिला हमें, ए का हमें सी भी मिल गया, ए का सी भी यहाँ मिल जा रहा है। यानी इस टाइप रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं संक्रामक बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही है सर ना, क्वेश्चन 2 का आंसर ट्रांजिटिव सी आ रहा है, सबका सही है। बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि हमें एक नेचुरल नंबर में हमें फंक्शन डिफाइंड है ना, एक फलन दिया हुआ है, कैसे गिवन है कि वो एफ एक्स की वैल्यू 2x के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब हमें एक इधर गिवन होगा, है ना, डोमेन रेंज हम बोलते हैं ना, ऐसा गिवन होता है। तो कह रहे यहाँ पर हमें डिफाइंड है एक्स में, हमें कैसे डिफाइंड किया, हमने इस फंक्शन को डिफाइंड किया एफ एक्स के रूप में। अब एक्स क्या है, एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख लिया, ठीक। एफ एक्स कैसा डिफाइंड किया, एफ एक्स डिफाइंड किया है जस्ट डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 का क्या मिल जाएगा, तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर सिंस हमारा एफ एक्स करा, ये भी कैसा एक नेचुरल नंबर है, तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 4 5 6 7 8 होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, तो उसने कहा है डिफाइंड कैसे किया है, एफ एक्स को डिफाइंड किया 2x से, यानी 1 का करना है डबल, तो 1 का डबल हो जाएगा 2, ठीक। 2 का डबल हो गया 4, 3 का डबल हो जाएगा 6 और 4 का डबल हो जाएगा 8। अब बताओ ये कैसा है, 1 1 फंक्शन है, नॉट ऑन 2 है। बी कहता है कि 1 1 ऑन 2 है। थर्ड ऑप्शन पढ़ लो क्या लिखा, उसने कहा है ऑन 2 है बट नॉट 1 1 है। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखो अब देखो यहाँ पर कि कुछ पार्ट तो है जो मिसिंग है आपका। कौन कौन सा पार्ट मिसिंग है यहाँ पर, है ना, ये तो कुछ, इसका तो हमें कुछ भी, इसका तो कोई इमेज नहीं मिला हमें एक्स में, इसका तो कोई प्री इमेज है नहीं उधर, ये सब टर्म का। तो इस टाइप के फंक्शन क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द, है ना, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, है ना। 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिख रहा है इफ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट, फंक्शन भी डिफाइंड कर, हमने कहाँ से डिफाइंड किया है, रियल नंबर से रियल नंबर पे हमने डिफाइंड किया है। सच दैट की जो फंक्शन गिवन है वो मॉड ऑफ एक्स गिवन है ना। मॉड एक्स क्या बताओ, तो बताएगा, बताओ इस किस टाइप का फंक्शन होगा, है ना। मॉड एक्स क्या होता है, अब पहली बात है, अब डिफाइंड किया उसने रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सब होने वाले हैं। तो बताओ किस टाइप का फंक्शन होगा। तो अगर बनाना चाहो इसको कुछ इस तरीके से, तो हमने इसको बोला x, इसको बोला, हम इसको बोलेंगे हम एफ एक्स, ठीक है। इधर x लिखा, इधर लिखा हमने एफ एक्स। अब एफ एक्स को डिफाइंड कैसे किया है, मॉड x से डिफाइंड किया है। तो लेट सपोज मान लो कि यहाँ पर नंबर है वो कुछ इस टाइप से लिखा है, मान लो यहाँ हो गया -2
-1 0 1 एंड 2। ठीक, अब जब भी अब इधर भी रियल नंबर्स है तो इधर भी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब अगर थोड़ा सा हमें डिफाइंड को रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब इस तरह से आप डिफाइन करोगे तो -2 का क्या बनेगा, -2 का बन जाएगा 2। ठीक, -1 का बन जाएगा 1, क्योंकि मॉड क्या करता है, सभी नंबर्स को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो 0 का 0 ही रहेगा, और 1 का फिर से 1 आ गया, 2 का फिर से 2 आ गया। अब कह रहा है कि बताओ क्या ये 1 1 है, नहीं 1 1 तो नहीं है। 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि -2 और 2 का क्या मिल रहा है हमें, -2 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जा रही है, मतलब ये 1 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि 1 से 1 का इमेज नहीं बन पाया। ठीक, और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कुछ टर्म है मिसिंग है, -2 और -1 का तो कुछ प्री इमेज तो है नहीं हमारे एक्स में, तो कुछ भी नहीं है, ना ये 1 है ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, है ना। सिंपल लिसन फंक्शन का क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, और ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है ना। आते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ आर आर हमें फंक्शन डिफाइंड है ना, इफ फंक्शन डिफाइंड है रिलेशन किसमें, रियल से रियल नंबर में, सच दैट कि एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, हमें जो है एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, हमें 2x+7 गिवन है ना। एफ एक्स कितना है हमें, कह रहा है वो एफ एक्स की वैल्यू 2x+7 गिवन है। तो कह रहा बताओ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, है ना। यदि तो क्या करेंगे, तो लेट्स सपोज इसको हमने y मान लिया, तो y इक्वल टू हो गया 2x+7। ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी y-7, या x को बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई ये y-7/2, है ना। तो बताओ f इनवर्स x कितना होगा, है ना। जब इनवर्स निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी यहाँ से जो इनवर्स निकालोगे यानी f इनवर्स x निकालना चाहोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x-7/2, है ना। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर 5 का, है ना। 5 का आंसर हो जाएगा डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिख रहा है cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है साइन 30, ये होता है 30 डिग्री होता है। तो ये तो ये हमारा था, तो ये हमारा क्या है, cos इनवर्स √3/2 क्या है, ये हमारा 30 डिग्री है, मतलब इसकी वैल्यू π/6 हो गई। और cos इनवर्स 1/2 है ना, 1/2 किसका होता है, वो होता है 60 डिग्री का, जिसको हम π/3 लिखते हैं। तो पूरा सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक 30 है एक 60 है, तो ऐड करने पर 90 आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 90 को हम लिखते हैं π/2, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का हो जाएगा डी, है ना। आई थिंक सबका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, सबने सही सही सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ध्यान से, है ना। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखना, 5 का सी 5 का डी जो भी होगा ना, ऐसे लिखना आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया, है ना, प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, है ना। अब कह रहा है कि हमें इस चीज़ की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखोगे मैंने क्या यहाँ पर, ये tan इनवर्स, है ना, -√3 गिवन है, ये cos इनवर्स -√3/2 गिवन है। तो कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू कितनी है ना। ग्रीडी वाले आ गए, अच्छी बात। तो कहता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। कुछ ये सेट्स ऑफ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखोगे कि हमें जो पहला टर्म गिवन है यहाँ पर, वो देखो कि वो गिवन है, हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, बाकी जिसका आंसर आ गया अच्छा बात है, करते हैं। तो हमें गिवन है यहाँ पर साइन, है ना, साइन गिवन है, ये गिवन है कितना, ये गिवन है हमें tan इनवर्स -√3, ठीक, प्लस हमें गिवन है cos इनवर्स -√3/2 गिवन है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन, ठीक। और थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होती है tan इनवर्स -x की, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है -tan इनवर्स x, मतलब जस्ट क्या करना है, माइनस साइन को हमें ले आना है बाहर, तो ले आएंगे, ये साइन आ गया बाहर माइनस, है ना। एंड tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है tan इनवर्स √3, है ना, tan इनवर्स रूट, यानी इसको आप थोड़ा सा और आपको डिटेल में लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। थोड़ा देखते हैं हम कॉस की बात करते हैं, तो देखो कॉस की जो वैल्यू, कॉस -x की वैल्यू क्या होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होती है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस कॉस इनवर्स, है ना, कितना, √3/2, ठीक। अब ये हो गया साइन, ये हो गया माइनस, tan इनवर्स √3 के लिए कितनी होती है, तो tan इनवर्स √3 हो जाता है π/3,
ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस एंड कॉस इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी पाई/6। ठीक है, यानी सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस, पूरी वैल्यू को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -पाई/3, ये हो जाएगा प्लस 5पाई/6। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर में आ जाएगा हमारा -2पाई प्लस 5पाई, है ना। थोड़ा एग्जाम में थोड़ा सा आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना 5पाई, मतलब ये हो जाएगा 3पाई/6, और थोड़ा काटोगे तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो जा रही है साइन इनवर्स पाई/2, और साइन इनवर्स पाई/2 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितना होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पास में जा गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। दिया 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 + x, है ना। कह रहा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले सबसे बात देखते हैं, गिवन है कि हमें गिवन है पूरी वैल्यू गिवन है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू थीटा है, थीटा इक्वल टू मान लिया कि लेट थीटा इक्वल टू 1/2, है ना, कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 + x। ठीक, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 + x। ठीक, यानी कॉस को इधर ले जाओगे तो बन जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - x डिवाइड बाई 1 + x। अब थोड़ा क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है ऐसा कुछ कि चाहो तो टर्म को हम और थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 8 नंबर बहुतों का आंसर भी आ गया है, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं जिनको पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा हमको और सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना हमें, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हो, थोड़ा चाहो तो कुछ चाहता हो कैलकुलेट करना चाहो तो लिख सकते हो कॉस 2 थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 + x इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - x। ठीक है, और चाहो तो इसको सॉल्व करना चाहो तो लिख सकते हो इसको आप चाहे तो कॉस 2 थीटा प्लस हो जाएगा x इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - x। अब क्या करते हैं ना, एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, एक्स वाले टर्म को ले जाओ एक साइड, तो इस एक्स वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस कॉस 2 थीटा को इधर तक ले जाओ। तो टर्म को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x आ जाएगा x इंटू 1 + कॉस 2 थीटा, है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - कॉस 2 थीटा। अब 1 प्लस यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 - कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 + कॉस 2 थीटा। अब ऊपर की वैल्यू कितनी है ना, ऊपर की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना है, ये नीचे की वैल्यू जो है वो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी एक्स की वैल्यू आ गई, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई tan स्क्वायर थीटा के। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो tan थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई √x के। तो थीटा कितना आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स √x, है ना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आते क्वेश्चन नंबर 9, बताओ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी करते थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है हमें कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स किसके, हो जाएगा ये 1/4 प्लस हो जाएगा 2/9, है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा 1 - 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, सॉल्व करके निकालते हैं पूरी वैल्यू को, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 9 और 9 8 हो जाएगा ऊपर 17, कितना आ गया 9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 17 की वैल्यू ऊपर ना, 9 8 ऊपर हो जाएगा 17। ठीक, और नीचे की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 चौके 36, 36 में 2 गया तो बच जाएगा, तो हो जाएगा ये हो गया 17/17 हो गया 36, और ये हो जाएगा ऊपर की वैल्यू निकालना, तो 36 में से 2 गया तो बड़ा 34, 34/36 हो गया इधर। ठीक है, 36 में 36 कटेगा, 17 बच गया, इधर बच गया 34, तो ये 1 से 2 बार में कट जाएगा। जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टॉपर वाइट यूट्यूब को ब्लॉक कर दूंगा भाई, देखो फिर से कह रहा हूँ टेस्ट देने आओ, लास्ट टाइम पे है, करा दे रहा हूँ कर लो, है ना, नहीं तो फिर
हम हमेशा के लिए क्या कर देंगे, बंद कर देंगे टेस्ट वगैरह। चलो अच्छा हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है हमें कुछ वैल्यू गिवन है, कह रहा है यहाँ से बताओ एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्या करना, सबसे पहले देखते हैं ना, यानी ये 2 × x + 3 इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल तो इधर जो मैट्रिक्स दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको सॉल्व करके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x + 3, है ना। 2x + 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 7 के, यानी 2x की वैल्यू कितनी होगी, 7 - 3, यानी ये बन गया 4। तो 2x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। x कितना आ गया 2। बात करते हैं अब सेकंड, अब हमें निकालना y की वैल्यू। अब y कैसे निकालेंगे, तो y निकालने के लिए हम थोड़ा सा और कुछ यूज करते हैं। तो 2 × y - 3 + 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 14 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 × y - 3 + 2 की वैल्यू होगी 14 के इक्वल। तो डैट मीन्स 2y - 3 की वैल्यू हो जाएगी, -2 हो जाएगा, बन जाएगा -2 हो गया 12। तो y - 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2 हो जाएगा। इधर से ये 6 आ गया, दैट मीन्स कि y - 3 की वैल्यू 6 है, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बन जाएगा +3 बन जाएगा 9। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 9 है, और ऑप्शन नंबर करेक्ट उसका है। ऑप्शन में जो करेक्ट है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। 11th 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा बताओ ए बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ दो मैट्रिक्स गिवन है, क्या दोनों मैट्रिक्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इसके, है ना, ए बी मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो बताओ कह रहा है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना, 11th का। बात करें क्वेश्चन नंबर 11th, है ना। तो 2 मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक मैट्रिक्स ए × बी करना है, ठीक। क्या दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसका भी चेक करने का तरीका होता है भाई, रो कॉलम को चेक करते हैं हम कि दूसरे का रो पहले वाले के कॉलम की इक्वल होना चाहिए। ये 2 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं ये हो गया 4 × इधर 4 है और ये -1 है, चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो होने वाला है ना। ऑप्शन में दिया है मतलब मल्टीप्लाई तो होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि ऑप्शन में इतने दे दिया आंसर है। कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 1 × 4 से, तो 1 × 4 से हो गया, तो हो गया 4, ठीक। प्लस कितना होगा, प्लस हो जाएगा ये 3 होगा, मल्टीप्लाई किससे, -1 से, तो हो जाएगा -3, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो पहला आ गया। अब नीचे करते हैं, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 2 4 जा हो जाएगा 8, फिर ये 1 होगा -1 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा -1। तो आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/17, है ना। कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। क्यों, ये भी याद रखो कि इसका ऑर्डर 2 × 2 था और ये 2 × 1 था, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 रो और 1 कॉलम होना चाहिए, है ना। जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसका ऑर्डर करना चाहिए वो 2 × 1 होना चाहिए, मतलब उसमें 2 रो और 1 कॉलम होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। गलती से डी मत कर जाना इसको, तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। 17 है, कितना है, 17 है या 7 आ रहा है, 17, हाँ। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 11 का बी नंबर, है ना। 11 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होना चाहिए, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना, कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये पता कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं हम एडीजे, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं कि को फैक्टर ऑफ ए निकाल लो पहले, है ना। को फैक्टर ऑफ ए निकाल लो, फिर उसका ले लो ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। अब को फैक्टर ऑफ ए कैसे निकालोगे, ठीक है। तो 1 का को फैक्टर कौन हो जाएगा, तो 1 का जो को फैक्टर वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा हमारा -3, ठीक है ना। 1 का हो जाएगा 4, देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं बगल में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा, 1 2 3 4 लिखा है ऐसा, तो देखो 1 का को फैक्टर हो जाएगा 4 यहाँ लिख लिया। 2 का होगा 3, लेकिन ज़्यादा लिखना ऑड पोजीशन होगा तो लिखना -3, ठीक। फिर 3 का निकालोगे तो 3 का हो जाएगा -2, है ना, और 4 का हो जाएगा 1। फिर इसका लेना है हमको ट्रांसपोज, ठीक है, इसका लेना है हमको ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा 4 - 3 और -2, यानी रो और कॉलम को क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, 4 - 2 -3 1। ये ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ध्यान से करना, गलत मत कर जाना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छे क्वेश्चन है जो जैकबोर्ड आपसे पूछ सकता है। आते क्वेश्चन नंबर 13, कह रखा है ये सारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर है ना, पॉइंट कोलिनियर मतलब होता है कि अगर सब सारे पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो कह रहा है बताओ कि कौन सा इसमें इक्वेशन है जो करेक्ट है ना। सभी अगर एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमसे कह रहा है कि अगर ये सभी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, इसी लाइन पर होने चाहिए। ठीक, मैं कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स कहाँ चाहिए, इसी लाइन पर होने चाहिए। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट कितना है, a, 0, दूसरे कोऑर्डिनेट कितना है 0, b, और थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1। ठीक, अगर ये सभी इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम बोलते हैं अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी सभी एक ही, अगर रेखीय हैं, एक ही रेखा पर लाई कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, उनका स्लोप सेम होना चाहिए, है ना। उनका स्लोप क्या होना चाहिए, उनका स्लोप सेम होना चाहिए, यानी उनकी ढाल सेम होनी चाहिए। ये पढ़ा है। कैसे निकालेंगे इनका स्लोप, तो हो जाएगा, इसका स्लोप निकालना हो तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि b-0 डिवाइड बाय 0 - a। ठीक, इसकी वैल्यू किसके हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 - b डिवाइड बाय 1 - 0। ठीक, ऐसा ही होगा। तो ऊपर बन गया है b, नीचे बन गया है -a, ये बन गया है 1 - b। ठीक, अब क्या करना है, थोड़ा टर्म को हमें रीअरेंज करके बस सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, बस टर्म को यहाँ पर रीअरेंज करके बस सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम ना, अब कुछ टर्म ऐसा दिया है हमारे पास आंसर में, 1 भी कुछ तो नज़र आ ही रहा है ऐसा, यानी हम कुछ कर सकते हैं इसके साथ। क्या करते हैं, दोनों का b से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड, है ना। तो ये हो जाएगा, दोनों क्या करें, दोनों को साइड को हमने b से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 - a इक्वल टू हो जाएगा 1 - b डिवाइड बाई b। तो ये बन गया है 1 - a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b -1। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/a को उस साइड भेज देना, तो कभी राइट साइड भेजोगे तो प्लस बन जाएगा, और माइनस ना क्या करें, मैंने सिंपल से क्या किया है, इस टर्म को इधर भेज दिया और -1 को इधर भेज दिया, यानी 1/b प्लस 1/b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल, है ना। और करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक मॉड फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन हमारा मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन का पहले याद रखो कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनना हो तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो उसने दिया है मॉड ऑफ x-2, तो सिंपली करो ना कि x-2 को इक्वेट कर दो किससे, 0 से। तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया 2, मतलब इसका जो ग्राफ कैसा बनता है पता है ना, अगर ये 1 है यहाँ पर 2 है, यानी इस 2 पे ग्राफ कैसे जाएगा, इस 2 पे ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा। ठीक, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, हर पॉइंट पर ये देखो, ये ग्राफ तो कंटिन्यूस हो रहा है, कहीं सी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, इसलिए बोलते हैं ग्राफ कंटिन्यूस है, बट डिफेंसेबल नहीं है। किस पॉइंट पर डिफेंसेबल नहीं है, तो पॉइंट 2 पर ना, जहाँ पर ये शार्प एज आता है वहाँ पर फंक्शन डिफेंसेबल नहीं हो पाता है, तो ये फंक्शन डिफेंसेबल तो नहीं है। किस पॉइंट पर डिफेंसेबल नहीं है ना, क्वेश्चन 14, किस पॉइंट पर ये डिफेंसेबल नहीं होगा, क्वेश्चन 14, ये डिफेंसेबल नहीं होगा x = 2 पे, है ना, यानी x.2 पे ये अवकलन नहीं कर सकते हैं हम इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा y = sin³ x है, तो बताओ dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें y की गिवन है, हमें y की वैल्यू गिवन है, तो कह रहा है y = कर sin³ x है ना। तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx यानी डिफ्रेंशिएट करना है किसको, sin³ को। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, जो ये क्यूब x है तो हो जाएगा ये तो 3 sin² x बन जाएगा, और sin x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है, sin x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है cos x, है ना। ये हमने पढ़ा है पहले से। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 16। लिख रहे y = cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² है, तो कह रहे बताओ dy/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 16, है ना।
है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को हम पहले इजी, हाँ कोई तो कुछ क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका भी है ना, वो अपना पढ़ने का तरीका है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता दे रहा हूँ क्योंकि कम से कम जो स्टूडेंट को शॉर्टकट नहीं पता हो वो कम से कम ऐसे कर सकता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि अगर मैं y की वैल्यू को बताओ, ये फंक्शन कुछ इस टाइप से गिवन है। क्या ये नजर आ रहा है कि ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, है ना। क्या इस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भूल जाए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ने पढ़ा होगा ना कि जो 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है, वो होता है हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा है फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि वाई क्यों लिख के सकते हो, यानी वाई को क्या हम सकते हैं कि वाई इक्वल टू टेन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स होगा, लिख सकते हैं। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की हो जाएगी, इसकी हो जाएगी डी बाई डी एक्स, और फिर लिखेंगे हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, क्या बच गया, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा tan इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कितनी आती है, इसको डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आती है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 16 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा हो तो बस लिख देना कमेंट में कि सर नहीं समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। आई थिंक आपको ने पढ़ा होगा इसलिए बताते रहे, थोड़ा सा हम रिवीजन कराते चल रहे हैं, और थोड़ा सा हम सोल्यूशन को थोड़ा सा हम फास्ट लिख रहे हैं, है ना, कुछ चीज़ों को हम स्किप कर जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, लेट नाइट भी हो चुका है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, इफ़ एक्स प्लस 2y इक्वल टू टेन एक्स है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ एक्स प्लस 2y इक्वल टू टेन एक्स है, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो नहीं समझ आ रहा ना, बात सही लग रहा था क्योंकि कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है मैथ में, यहाँ पर कुछ ही लोग जो कमेंट कर पा रहे हैं, मतलब बात तो समझ आ रहा है, वो समझ नहीं आ रही है, मतलब आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा गड़बड़ चला है, कोई बात नहीं है, समझ के करेंगे। देखो बेसिक्स तो पता होना चाहिए, है ना, तो कर पाओगे। देखो इसने कहा डी वाई बाई डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम लिखेंगे एक्स प्लस 2y दिया है, तो एक्स प्लस 2y की वैल्यू क्या गिवन है, 10x। तो क्या करते हैं हम ना, हम दोनों साइड करते हैं, डी को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हम अवकलन करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो x को डिफरेंशिएट, जब x को करते हैं डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एस के लिए कितनी होती है, ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो x का तो हो जाएगा 1, 2y के लिए हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और टेन एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करते हो, है ना, जब आप टेन एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो इसको डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कितनी बन जाती है, ये बन जाता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, है ना। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे इजी क्वेश्चन आता है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन देखा ना, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन 1 में नहीं आएगा, 2 में पूछ लिया जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है ना, हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब तो काम हो गया यहाँ पर। तो हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। फिर से उसने कहा, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन, हमसे कहा उसने कि एक्स वाई की वैल्यू, है ना, एक्स वाई की वैल्यू अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। देखो दूसरी बात है कि कभी किसी को समझ नहीं आया है ना, तो जिन्होंने पढ़ लिया है ना, तो याद रखना आपने कोचिंग लेकर पढ़ा है, जिन्होंने कोचिंग लेकर नहीं पढ़ा होगा ना उनको प्रॉब्लम होगा। तो कमेंट थोड़ा सोच समझ के किया जाए, ठीक है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो उसने कहा है एक्स वाई की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना है, एक्स इंटू वाई करते हैं, तो पहले लिखते हैं एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर इंटू क्या लिखोगे वाई, फिर लिखते हैं प्लस। अब एक्स को ऐसा ही छोड़ दो, और वाई को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करने पर आता है 3x स्क्वायर बन जाता है, प्लस
वाई क्यूब को जब करोगे डिफ्रेंशिएट तो पहले बनेगा 3y², ठीक। सिंस इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा dy/dx। बात समझ आ गया। अब क्या करना है, फिर से चीज़ों को करना पड़ेगा हमें रीअरेंज। अब रीअरेंज कैसे करें, है ना, अब थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्रिएट। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाद हम क्या ले सकते हैं ना, dy/dx की जितनी टर्म है सबको हम ले जाएंगे एक साइड। ठीक, इधर हो गया हमारे पास x dy/dx, है ना। इस वाले को भी इधर ले जाना उठा के, तो ये बन जाएगा -3y² dy/dx इज इक्वल टू इस y को इधर ले जाना उठा के, तो ये बन जाएगा 3x² - y। अब कॉमन क्या आ गया यहाँ पर, हो गया है काम, तो ये हो जाएगा x - 3y² इंटू ये हो गया है dy/dx। इसकी वैल्यू आ गई है 3x² - y। तो दिस इम्प्लाइज हमसे dy/dx की वैल्यू पूछिए ना, तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 3x² - y डिवाइड बाई x - 3y²। ये इसका आंसर है। अब देख के बताओ आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन 18 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्लोप वगैरह आपके सिलेबस का है कि नहीं पता, शायद इस साल सिलेबस में तो है नहीं, शायद पता नहीं मुझे, लेकिन स्लोप निकालना बड़ा इजी काम है ना। जो बताओ स्लोप इस बार के सिलेबस में है या नहीं, है ना, तब कराएंगे। स्लोप टेंजेंट पढ़ना है सिलेबस में या पढ़ना है ना, स्लोप टेंजेंट आपको पढ़ना है, जल्दी बताओ। तो हम क्वेश्चन करेंगे 2019 नंबर। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत पढ़ो इसको। डिफरेंशियल वगैरह कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, वो हम कल करा देंगे आपको, है ना। डिफरेंशियल क्वेश्चन करा देंगे, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम करा देंगे। आते हैं क्वेश्चन में 21, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब बताओ क्या ये इंटीग्रेट हो पाएगा, क्या लगता है आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम कल करा देंगे कुछ क्वेश्चन, हम कल मॉर्निंग में करा देंगे, टेंशन मत लो, उसको लेकर करा देंगे, जब तक है करा देंगे। बेस थ्योरम भी थोड़ा सा बता देंगे, बेस थ्योरम होता है क्या, बेस थ्योरम के कुछ एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम ही करना, है ना, हो जाएगा काम। अब इस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना, देखो इसको तो आप इंटीग्रेट सिंपली नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करते हैं, चीज़ों को ऊपर में dx लिखा है, क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये 1 × dx है एंड डिवाइड बाई साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x है। अब देखो हम क्यों ऊपर हम वन को मेरे माइंड में 1 आता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो ऑप्शन में गिवन है ना, वो 3 ऑप्शन दिख रहा है कि 3 ऑप्शन में बीच में प्लस प्लस बन जा रहा है, ये प्लस माइनस माइनस सब बन रहा है, मतलब टर्म को हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो क्या इस 1 को हम सकते हैं साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ना, डिवाइड बाय लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, क्योंकि 1 को तो मैं, क्योंकि ये ऊपर का जो टर्म है ना उसकी वैल्यू तो 1 होती है, ऊपर वाले की वैल्यू, है ना। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी से ही प्रॉब्लम आएगा, इसलिए कह रहा हूँ बार बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, है ना, एनसीईआरटी से ही प्रॉब्लम आता है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो ये ऊपर की वैल्यू बन जाएगी, वो है 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। दो टर्म को अगर बीच से ब्रेक कर दोगे तो ये टर्म ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद और क्या लिखोगे, यानी इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, ये होता हमारा सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है, और प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाता है। अब इसको करना है हमें डिफरेंशिएट करना है dx, तो डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसकी वैल्यू बन जाती है tan x, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू जाती है cot x, है ना, प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना। अब बताओ सेम क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को आपने इजी कर दिया, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो देखो पहली बात है ना कि हम जब भी पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है ना। तो मुझे ऐसा डिस्टर्बेंस चाहिए नहीं, करोगे तो भाई वही बात है कि आपको हम
ब्लॉक व्लॉक हो जाएगा बेकार का झूठ मूठ का, कुछ कहने लायक रहोगे नहीं, है ना। चलो चलो आते हैं क्वेश्चन में 22। क्वेश्चन में 22 वाला, है ना। क्वेश्चन 22 का जल्दी जल्दी करते क्वेश्चन है। आज सिर्फ एमसीक्यू बताया, लास्ट एमसीक्यू, इसके बाद हम एमसीक्यू नहीं बताएंगे, एमसीक्यू की बात आप कर लेना। यार इसको हमें सॉल्व करना, क्या करोगे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए? तो टर्म को अलग अलग कर लेना। टर्म को अलग करो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, ये साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स है डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर बीच में साइन आ जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये हो गया dx। ठीक, अब देखो यहाँ से कौन टर्म कैंसिल होगा, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, इधर से कॉस कॉस मर गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में जो टर्म बच गया वो क्या बच गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, माइनस नीचे बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। इंटू लिख सकते हैं, जो करना इंटीग्रेट करना dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है हमारा 10x, है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा 10x, है ना, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 22 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है इस चीज़ को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं ना, 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने एमसीक्यू में देख रखा है, जैकबोर्ड भी अपने एक बार कभी क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैक मॉडल सेट से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मैथ भाई प्रैक्टिस की चीज़ है, करना पड़ेगा। अब इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, तो पता है कि जो ऑप्शन दे रहा है वो कि tan इनवर्स एक्स में देख रखा है, तो कहने कि इसको tan इनवर्स में कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा इसको, है ना। तो कुछ तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब कैसे कर सकते हैं, तो dx लिखा है, नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे क्वेश्चन में काउंट करता हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये dx है, नीचे एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्या इसको 1 + 1 लिख सकते हैं ऐसे? 2 को क्या है 1 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। इससे क्या हो गया मुझे बेनिफिट, कि ये जो लास्ट का जो 3 टर्म दिख रहा है, ये जो 3 टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 1 है। यानी अब बात समझ आ गया कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, x प्लस 1, है ना, प्लस c, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास tan इनवर्स x होता है ना। तो यहाँ पर क्या था, जहाँ x की जगह यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या लग जाएगा, लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है, किसके कुल होगी। ये क्वेश्चन तो आपसे जल्दी पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। इसको कभी कभी वो 3 या तो कभी कभी जैकबर्ड का तो ज़्यादा मूड अच्छा हो जाएगा ना, तो इसी क्वेश्चन को वो 5 मार्क्स में पूछ लेगा। ये 3 या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो पढ़ के जाना पड़ेगा ऐसा ना। तो देखो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जाएगा, वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी ऐसे धीरे धीरे आपके रिवीजन हो जाएंगे। अभी कह रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है ना। करने के 2 तरीके हैं, एक तो होता है मेरे पास वो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, है ना। तो पहले हम आपको बताते हैं वो सिंपल वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड बताते हैं कैसे करते हैं। तो हमें गिवन है x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, है ना, इंटू एक्स माइनस 2। इसको हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू है वो a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, हमें इस चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लिखने के बाद, तो एक्स a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b, है ना, b इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो तो ये 2 टर्म तो कैंसिल आउट हो गया इधर से इधर, क्या बच गया हमारा, इस साइड में बच गया हमारे पास x, और इधर क्या टर्म बच जाएगा, तो इधर बन जाएगा हमारा ए एक्स माइनस 2a, है ना, प्लस इधर b को क्या है, तो हो जाएगा इधर बी एक्स माइनस बी। ठीक, तो इधर से कितना आ गया, x इक्वल टू कितना हो गया, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स, है ना, माइनस 2a माइनस बी लिख सकते हैं। क्या करते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, टर्म को बस कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं,
तो दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। क्यों बोला मैंने 1 के इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर एक के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। इसी प्रकार से बोल सकते हो नीचे में कि ये -2a है ना, माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। हाँ, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो अब क्या करना है, बस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई, तो लिख सकते हैं यहाँ से कि जो b की वैल्यू है वो -2a है, ठीक। इसको यहाँ लिख देना, तो लिख सकते हैं कि a प्लस है ना, b की जगह क्या लिख देंगे, -2a की वैल्यू हो गई 1। तो दिस सिंप्लाइज हम बोल सकते हैं यहाँ कि -a की वैल्यू 1 है, दिस सिंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक। और b की वैल्यू क्या यहाँ पर है, b की वैल्यू यहाँ पर -2a है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दिस सिंप्लाइज यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -1, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। तो कितना कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे, a की वैल्यू हो गई -1 और b की वैल्यू हो गई 2। तो अब इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, इस को यहाँ से लिख सकते हैं फिर, यानी इसको इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, -1 ना, तो हो जाएगा -1 इंटू डी एक्स बाई एक्स -1, ठीक। और प्लस b के लिए कितने आ गए, 2, तो बन जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स -2 dx, ठीक है। पहले वाले को इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -log x -1, और दूसरे के लिए कितनी हो जाएगी, 2 इंटू लॉग एक्स -2, ठीक। अब हमें लगाना है यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला थोड़ा सा, है ना। ये देखो आंसर तो कुछ ऐसे फॉर्म में दिया नहीं है, तो अब लगाना पड़ेगा हमें लॉग का फॉर्मूला। तो इसको खोल सकते हैं हम लोग कि -log है ना x -1 लिख सकते हैं log x -2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि log कितना हो जाएगा, log हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x -1। क्यों लिखा ये x -1 जाके डिवाइड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस था, तो जो रहता है माइनस हो जाता है, वो चला जाएगा नीचे, और जो रहेगा पावर +1 ऊपर आएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ ये वैल्यू आएगी, है ना, ये इसकी वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू है। अब प्लस सम कौन लिखना पड़ेगा हमें, c, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो मे भी नहीं लिखना है, होना चाहिए ऐसा लिखो, हाँ यही होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, 3 से 3 क्या, कभी कभी इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी लोग पूछते हैं, तो गलती मत करना, पढ़ के जाना है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस वाले क्वेश्चन को देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। अब थोड़ा क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा इसके बाद, है ना। अब आगे हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशन आ गया। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो हमें इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ से इंटीग्रेट करने, तो कह रहा है कि चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, तो लोअर लिमिट दिया 1, अपर लिमिट दिया √3, और इधर लिख दिया dx बाई 1 + x²। याद रखना जब भी क्वेश्चन आएगा आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन से, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कल आपको हम कुछ क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे, है ना, कुछ एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर्मूले हम आपको कल बता देंगे, है ना। तो इससे जो पहला क्वेश्चन बताया था 24, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है कि भाई dx बाई 1 + x² का जब भी इंटीग्रेट करते हो तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स x आती है। तो इसको इंटीग्रेट करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x है। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना है, 1 से लेकर √3 तक। पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं x की जगह इस √3 को, तो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स √3, फिर लिखते हैं साइन माइनस। अब क्या लिखते हैं x की जगह, अब लिखते हैं इस 1 को, तो लिखते हैं tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू है tan इनवर्स √3, मतलब ये है 60 डिग्री, इसको लिखते हैं π/3, और 1 मतलब ये हो गया हमारा 45 डिग्री, 45 लिखते हैं हम लोग π/4। एलसीएम लोगे तो दोनों की एलसीएम कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 4π - 3π, तो 4π - 3π हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/12। कितना आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा π/12, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। केमिस्ट्री का जो आज वीडियो आया था, आपने उसको देखा है, नहीं देखा है, देख लेना, है ना। वो कन्वर्जन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, जो मैंने आज कराया था, तो उस क्वेश्चन के बाद देख लेना केमिस्ट्री वाला, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बताओ इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इसकी कोटि पूछा है, इसकी ऑर्डर पूछी, इसकी कोटि पूछी है।
तो यहाँ पर क्या है लिखा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो इसी को तो कोटि बोलते हैं भाई, ये वाला, ये इसी को तो कोटि बोलते हैं 2। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, इसकी ऑर्डर को हो गई 2, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर, चलो बात करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 27 लिख रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी होगी। अब हमें दिया क्वेश्चन आया, अब पूछ रहा है यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी। तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ एक आ जा रहा है साइन का फंक्शन, है ना, ये साइन लग गया यहाँ पर। अब ये स्पेशल केस है, जब इस टाइप का होता है ना, तो इन सब चीज़ की कभी भी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है ना, अपरिभाषित होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है ना, तो इसका डिग्री डिफाइंड कभी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, है ना। देखो जिससे कुछ डाउट होंगे, क्या पूछना है कल, क्या डाउट है वो हम कल बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। पहले हम मुझे टेस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मुझे लास्ट में क्वेश्चन पूछना, हम आपका आंसर बता देंगे, है ना, क्या करना है। आते हैं कि जगह बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, है ना। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो गिवन उसने क्वेश्चन क्या कि डी वाई बाई डी एक्स कितना गिवन है, ई द पावर एक्स, तो लिख सकते हैं कि डी वाई इक्वल टू ई द पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा ई द पावर एक्स प्लस सी, है ना। कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ई द पावर एक्स प्लस सी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिख गया, y इक्वल टू कितना आ गया, ई द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन और है, ये जल्दी। अब क्वेश्चन आएंगे आपके इधर से इजी वाले। अब क्वेश्चन पूछा कि वेक्टर से वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, है ना। तो मैंने कहा था वेक्टर 3D को कोई छोड़ के नहीं जाना। कह रहा है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, तो कह रहा बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और वेक्टर बी को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर 2i है, इधर i है, तो बन जाएगा ये टोटल 3i, ठीक। फिर लिखा प्लस जे और प्लस 3j, तो हो जाएगा टोटल j प्लस 3j हो जाएगा, बन जाएगा 4j। फिर लिखा माइनस के और माइनस 4 बन जाएगा, टोटल ऐड करके -5 क्योंकि ऐड करना है हमें। अब इसका निकालना है हमें मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका मापांक कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया कहाँ, यहाँ पर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और -5 का स्क्वायर हो गया 25, तो आ गया √50। √50 को लिखते हैं हम √2/, इसको हम 5√2 भी लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5√2, है ना। अब पूछो कैसे लिख दिया 50 को, तो देखो इस √50 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 25, है ना। और हमें ये तो पता है ना कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 5 का। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 हो जाता है, तो 5 चला गया बाहर, √2 अंदर के अकेला बच गया, तो √50 के लिए कितनी होती है, 5√2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बता द प्रोजेक्शन, है ना। फिर से कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में MCQ में दिया है तो MCQ में नहीं, क्योंकि मैथ में आपको सॉल्व करना होता है। इसलिए याद रखना कि मैथ में आपका जो क्वेश्चन कल पूछा जाएगा, जब आपका मैथ एग्जाम होगा, तो MCQ बहुत टफ नहीं आएगा, MCQ थोड़ा सिंपल रहेगा। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा टफ दिया है, कल मैं आपको कल भी करा दूंगा, कल मैं आपको टाइम लिया तो कल मैं आपको 2023 का पेपर सॉल्व करा दूंगा, हाँ, लास्ट का पेपर कैसा आया था, है ना। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन इसी में से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने आपको वीडियो भेज चुका हूँ, उसको देख लो, है ना। मेरा कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको वो एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चन है, मैं आपको वो भेज दूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको एक बेस थ्योरम से पूछा जाएगा, तो उसका मैंने आपको PDF भेज चुका हूँ टेलीग्राम पे, कि जो मॉडल सेट है आप जब आपका JCET का क्वेश्चन बैंक उसमें प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन मैं आपको भेज चुका हूँ, उस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे तरीके से और लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेना, है ना, हो जाएगा। कह रहा है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोजेक्शन, है ना, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो फॉर्मूला याद रखना, है ना। इसको प्रोजेक्शन को बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। तो प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, यानी हमसे पूछा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ
है ना, ए वेक्टर ए का ऑन बी पर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी, है ना, डिवाइड बाय हम बोलते हैं मॉड ऑफ बी। तो हमसे पूछा है इस चीज़ का, यानी यही हमारा ए है, यही हमारा बी है, तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, ए डॉट बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टू आई कितना बन जाएगा 2, फिर 3j माइनस 3j बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा -9, और k इंटू 6 बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, तो b का वेक्टर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 6 2 8, 8 में से -9 जाएगा तो बन जाएगा -1, डिवाइड बाय इसकी वैल्यू सॉल्व करते हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36, तो ये जाएगा -1 डिवाइड बाई, तो 36 4 40, 40 9 49, तो ये हो जाएगा -1/7, है ना। कितना आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में इजी है, कह रहा है ए बी का मान गिवन है, तो बताओ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। इसको मत करना ना, इसको ट्राई करना, इसका आंसर बताना कमेंट करके कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, लास्ट में बताना। क्वेश्चन पर लिख के इसका बताना इसका आंसर कितना है कमेंट में, 31 का, अभी नहीं बताएंगे। ठीक, आते क्वेश्चन में 32, कह रहा है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है एंड ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें सही हो सकता है। देखो अगर दो वेक्टर का वैल्यू अगर 0 हो जाए, देखो ए क्रॉस बी के लिए कितनी होती है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है कुछ होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। दोनों की वैल्यू 0 हो जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू एक बराबर तो नहीं होती, 0 आ जाए, तो ये नहीं हो सकता, है ना। इसका एक ही ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो दो वेक्टर देखे रखे हैं, है ना, ये जो वेक्टर ए और बी है इनमें से कोई एक 0 है ना। अगर दोनों की वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, अगर ये 0 होता, अगर साइन थीटा 0 होता तो थीटा कितना आता, थीटा की वैल्यू होती है पाई/, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा 0 होना चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, 90 डिग्री, है ना। अब कह रहा है यहाँ पर थीटा कितना, अब थीटा तो एक ही हो सकता है ना दोनों का, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल होगा तो दो वेक्टर के बीच तो एक ही एंगल फिक्स होना चाहिए, तो थीटा या तो 0 या 90, तो पॉसिबल तो नहीं है कि दो दो एंगल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब होता है कि लाइन क्या हो गई, पैरेलल, इसका मतलब होता है कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों होना चाहिए, है ना, दोनों होगा तो ही हो सकता है, ऐसा तो कोई कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है। और क्या ऑप्शन हो सकता था, ऐसा हो सकता है कि जो मैंने ए बी निकाला है कहीं इनका प्रोडक्ट ही तो 0 नहीं हो गया, कहीं कहीं ये दोनों तो 0 नहीं बन जा रहे हैं, है ना, कहीं ये दोनों ही तो 0 नहीं बन जा रहे हैं, मतलब अगर ऐसा टर्म होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, मतलब कि या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, है ना। ये कंडीशन पॉसिबल है कि या तो ए 0 हो जाए और बी 0 हो जाए, तो ही तभी इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि दोनों का एंगल सेम आना चाहिए था। देखो थीटा के लिए सेम आनी चाहिए थी, थीटा के लिए सेम तो नहीं आ रहा है, एक में 0 आ रहा है एक में 90 डिग्री आ रहा है। अगर कोई भी दो वेक्टर होंगे ऐसे, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तो दोनों के बीच में एंगल तो फिक्स है, या तो 0 या तो 90, कोई एक होना चाहिए, दोनों तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं हो सकते कभी कि दो वेक्टर के बीच में दो दो एंगल हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कभी केस। पॉसिबल यही हो सकता है कि अगर 0 हो रहा है मतलब कि या तो ए 0 है या तो बी 0 है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी सही है इसका, है ना, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन में 33, कह रहा बताओ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इसका, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, है ना। ये क्वेश्चन मत करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आते क्वेश्चन में 34, हाँ ये इजी क्वेश्चन है ना, इसको लिखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो वाई एक्सिस क्या होती है ना, इसको लिखा x, इसको लिखा y, इसको लिखा हमने z। वाई एक्सिस क्या होता है, ये हमारा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है कि जहाँ पर कौन 0 हो जाए, x और z 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। जहाँ पर x 0 हो जाए और y 0 हो जाए और z 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं x को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है,
यानी y को छोड़ के दोनों वैल्यू कितनी जानी चाहिए, 0, है ना। तो x0 और z0। क्वेश्चन 35 कह रहा है बताओ डिस्टेंस, प्लेन नहीं पढ़ना है हमें, प्लेन तो पढ़ना ही नहीं है ना, प्लेन हमें नहीं पढ़ना है, प्लेन का क्वेश्चन। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है अब आ गया हमारा लास्ट चैप्टर का, हम पहुंच गए, तो 4 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। कह रहा है कि इफ 2 इवेंट है ए एंड बी सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है ना। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कुछ खास नहीं करना है हमें। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कहा है पी ए प्लस पी बी, है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, वो हमें पी ए के गिवन है। अगर ये इक्वल है तो भैया तो कुछ दिख रहा है साफ साफ कि पी ए पी तो कैंसल आउट हो जाना चाहिए। तो पी बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और यहाँ से बोल सकते हैं कि पी बी डिवाइड बाई पी, यह बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू हो सकता है, लिख सकते हैं 1 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, बोल सकते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ये वाला, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ये होता है, इसको लिखते हैं पी ए बाई बी को हम बोलते हैं ऐसा, यानी पी ए बाई बी के लिए कितनी है, पी ए बाई की वैल्यू है वो तो 1 के इक्वल आ गई, है ना। पी ए बाई बी के लिए किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। ध्यान से करना, गलत मत करना, फिर से बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन पर बी इज द करेक्ट आंसर, बी होगा या ए होगा, बी नंबर, समझाया, कुछ नहीं किया है, बट टर्म को रीअरेंज किया है। और हमारे पास जैसे ही इस फॉर्मूले में आंसर आया, जैसे ये बन गया, हमने समझ गया कि ये तो भाई एक फॉर्मूला है, तो फिर तो इसका फॉर्मूला होता है, तो बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ़ ए और बी 2 इवेंट है ना, तो कह रहा है जिसमें हमें पी ए की वैल्यू गिवन है ना, पी बी की वैल्यू गिवन है, पी बी बाई ए की वैल्यू गिवन है, तो बताओ पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी। सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन ही, इजी क्वेश्चन है। 5 वाला क्वेश्चन हम कल करवा देंगे, है ना, टेंशन मत। तो मैंने आपको कम से कम अभी आपका करो, आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन कर लो। 5 वाला क्वेश्चन हम कल मॉर्निंग में करेंगे, कल हम जल्दी करेंगे, 8 या 9 बजे तक हम कर लेंगे कल, है ना। तो टेंशन मत लेना, सुबह सुबह हम करेंगे सारा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, हमें गिवन है पी, तो हमें गिवन है पी बी बाई ए की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन, 0.6। पी बी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई हो जाता है पी ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है 0.4, कितना आ गया 0.6। तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4 इंटू 0.6, है ना। तो हमसे पूछा गया पी ए बाई बी की वैल्यू बता दो, तो पी ए बाई बी, है ना, पी ए बाई बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा पी बी, ये तो फॉर्मूला होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, वो तो हमने अभी यहाँ से निकाला है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को बस आप पुट कर दो जाके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 0.6, और पी बी के लिए कितनी गिवन है 0.8, तो हो गया 0.8। ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, है ना, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.3। कितना गया आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 0.3। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आते क्वेश्चन 38, है ना। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो 1 मार्क्स के लिए कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन को आप ट्राई करना, 38 ट्राई करना और 30, है ना, क्वेश्चन में 38 को ट्राई करना, 38 का आंसर आता है ए, है ना। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, है ना, इसका नहीं आएगा तो उसको कमेंट करना, ट्राई करना रात में, अभी थोड़ा ट्राई करना कि इसका आंसर 3/32 आता है। एनसीईआरटी में इसको आपको शायद हो, आपको इसको मिल जाएगा एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन, है ना, आपने पहले किया भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं 39।
39 को भी कह रहा है ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, है ना। 2 डाइस को अगर हम करते हैं तो डबलेट आने के चांस कितने कितने होते हैं। तो देखो पॉसिबल आउटकम क्या होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। अगर हम 2 डाइस को जब अगर हम रोल करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम जो आने के चांस होते हैं, तो एक में 6 इंटू 6 टोटल होते हैं 36 आउटकम्स आने के चांस होते हैं। उसमें से डबलेट कितनी बार आएगा। डबलेट का क्या मतलब होता है कि दोनों में सेम होना चाहिए, है ना। दोनों में सेम होने का मतलब है कि या तो क्या होना चाहिए, या तो दोनों में 1 1 आ जाए, है ना, या दोनों में 2 2 आ जाए, या दोनों में 3 3 आ जाए, या दोनों में 4 4 आ जाए, या फिर दोनों में 5 5 आ जाए, या फिर दोनों में हमारा 6 6 आ जाए। ऐसे कितनी बार आ सकता है, इसका टोटल चांस हमारा 6 बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना हो जाएगा, डबलेट, है ना। तो ऐसा आने का बार 6 बार आने का चांस है, कितने में से, टोटल 36 बार में से। तो 6 छक 36, आंसर आ गया 1/6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 39 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, इजी है ना। क्वेश्चन हमने पूछा गया, बताओ पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/5 डिवाइड बाई पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/4। तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4/5, और करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सुनो, आपके जितने भी डाउट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन कब होगा नहीं होगा, कल करा देंगे हम, है ना। तो एक बार टेलीग्राम आप मुझे मैसेज कर देना किस किस चैप्टर का, है ना। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, या आप यहाँ पर आप मुझे कमेंट कर देना बाद में, ठीक है, कि आपको कौन कौन से कुछ चैप्टर कराने हैं। को कल आपको हम दिन में ट्राई करेंगे, कल 2 3 वीडियो में अपलोड करेंगे, है ना, जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देंगे। ठीक है, कोई एग्जाम फिर से नहीं होगा, है ना। झारखंड बोर्ड में कुछ नहीं होता है ना। झारखंड बोर्ड में क्या होता है वो लास्ट टाइम से हम आपको खुद बता चुके हैं। लास्ट टाइम फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था, है ना। ये मैंने आपको कितनी बार बता चुका, मैंने भी उसको लेकर सब कुछ किया था। ट्वीट उठता, मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया गलती से मेरा बस यूट्यूब बच गया, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया जाता, है ना। ये है झारखंड बोर्ड का शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल ये है। ठीक है, तो बस जितना कर रहा हूँ पढ़ के जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, है ना, और कुछ नहीं। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम जो हम बताएंगे उसको, कंसेप्ट को पढ़ो ना। कंसेप्ट समझोगे तो आप कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन, कंसेप्ट नहीं समझोगे कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ गया। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। बाकी वही टेलीग्राम ग्रुप है, आपका अपना ग्रुप पता ही होगा, है ना। ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और खासकर आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th में, है ना, उनको थोड़ा सा एक बार बता सकते हो, ताकि उनको भी प्रिपरेशन अच्छा आता है। क्योंकि अब हम कुछ समय के बाद हम आपका एग्जाम होने के बाद हम 11th का भी पेपर हम सॉल्व कराएंगे, इसलिए। ठीक है, तो फिर भी कम से कम 2019 और 20 वाले प्रॉब्लम कर लेना, उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा। 2019 20 और 22 का प्रॉब्लम आपको भेज देंगे, पेपर भेज देंगे, उसको आप एक बार सॉल्यूशन कर लेना उसका। ठीक है, एलपीपी में ओरिजिन और अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन करवा देंगे, उतना उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है ना। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। सबको गुड नाइट।